नमस्कार छात्रों, फिर से और एक बार सुदर्शना मैम के चैनल पर आप सभी का स्वागत। छात्रों, हमने भाग 3 क्रिया पाठ देखा था। भाग 3 वीडियो में हमने देखे थे क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए आज देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। आज हम देखेंगे वाक्य की संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। छात्रों, कक्षा 6ठी के लिए ये 4 ही भेद है और कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं इनके लिए इनके 6 भेद दिए गए हैं। मतलब हमें जैसे जैसे कक्षाओं में आगे आगे हम बढ़ते हैं छात्रों, वैसे वैसे हमें थोड़ा सा उसमें ज्यादा पढ़ना होता है। तो देखिए, हम आज देखेंगे पहला भेद, सामान्य क्रिया। हम किसके भेद देख रहे हैं छात्रों? हम देख रहे हैं वाक्य की संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए देखते हैं पहला भेद। पहले भेद का नाम है छात्रों सामान्य क्रिया। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। छात्रों, प्रेरणार्थक क्रिया में भी फिर से भेद है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, फिर चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा भेद है नामधातु क्रिया और छठा भेद है कृदंत क्रिया। छात्रों, तो आज हम देखेंगे इसमें से पहला भेद सामान्य क्रिया। तो चलिए देखते हैं सामान्य क्रिया किसे कहा जाता है। हम शुरुआत में देखेंगे सामान्य क्रिया की परिभाषा। देखिए छात्रों, वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से देखना है। वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, हम क्या पढ़ रहे हैं छात्रों? हम क्रिया पढ़ रहे हैं। और वाक्य में कितने क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है? वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया का जब हमारा उपयोग किया जाता है या एक ही क्रिया का होना होता है तब उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं देखती हूँ, जैसे कि बच्चा रोया। इस वाक्य में मैंने यहाँ लिखा है बच्चा रोया। बच्चा क्या है छात्रों? बच्चा करता है। बच्चा क्या है? हर एक वाक्य की संरचना किस प्रकार से की जाती है? हर एक वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। और जब वाक्य में कर्ता और कर्म नहीं होता तो वाक्य अकर्मक हो जाते हैं। उसी प्रकार वाक्य की संरचना हमें देखनी है। ये है क्रिया। परिभाषा क्या है? ध्यान से देखो। वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है। कितनी क्रियाएं होती है छात्रों? एक ही क्रिया जब वाक्य में होती है। अब यहाँ पे कितनी क्रियाएं दिख रही है? ये है क्रिया। उदाहरण क्या है? बच्चा रोया। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? बच्चा। रोया क्या है छात्रों? रोया क्रिया है। और एक उदाहरण समझाती हूँ आप लोगों को। वह गया। वह क्या है छात्रों? वह करता है। गया क्या है? गया क्रिया है। सभी को समझ में आई है? हमारा क्या चल रहा है छात्रों? हमारा वाक्य की संरचना के आधार पर भेद चल रहे हैं। उसमें से हमने अभी कौन सा भेद देखा? सामान्य क्रिया। पहला भेद देखा है हमने, सामान्य क्रिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या है? संयुक्त क्रिया। अब देखिए छात्रों, संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? संयुक्त शब्द का अर्थ होता है जोड़कर। जो दो क्रियाएं जोड़कर होती है उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। अब मैं परिभाषा दिखाती हूँ बच्चों को। जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है, एक ही क्रिया के रूप में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। जब एक से अधिक क्रियाओं का, क्या कहा है? एक से अधिक। हमने ऊपर क्या देखा था? सामान्य क्रिया में सिर्फ एक। अब हमें क्या देखना है? संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाओं का जहां प्रयोग किया जाता है, किस रूप में? क्रिया के रूप में, तो उसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। अब देखिएगा, उदाहरण समझाती हूँ आप लोगों को। मीता ने चादर खरीद ली।
छात्रों इस वाक्य में हमें क्या देखना है? क्रिया देखनी है। अब कितनी क्रियाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे पहली क्रिया है खरीदना, दूसरी क्रिया है लेना। पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पहली क्रिया को हम मुख्य क्रिया कहा जाता है। खरीदना मुख्य क्रिया, लेना सहायक क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। और एक बार समझ लीजिएगा दूसरे उदाहरण से, रवीना घर चली गई। इस वाक्य में रवीना घर चली गई, रवीना क्या है? करता है। चली गई, इसमें से मुख्य क्रिया कौन सी है? चली। और सहायक क्रिया कौन सी है? गई। इस तरह से अब हम सीखेंगे छात्रों संयुक्त क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया किस प्रकार से आती है। अब मैं आप लोगों को सहायक क्रिया की परिभाषा समझाती हूँ। हमने अभी संयुक्त क्रिया देखी, इसके साथ साथ सहाय्य करती है। नामों में ही परिभाषा छुपी होती है। सहाय्य करना मतलब मदद करना। सहाय्य करती है, किसे सहाय्य करती है? संयुक्त क्रिया को सहाय्य करती है, लेकिन ये भेदों में नहीं आती छात्रों, ये मुख्य भेद में नहीं आएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे भेद देखे, सामान्य क्रिया पहला भेद, संयुक्त क्रिया दूसरा भेद, लेकिन यह इसको सहाय्य करती है, इसलिए इसे सहाय्यक क्रिया कहा जाता है। अब मैं आपको सहाय्यक क्रिया की परिभाषा समझाती हूँ, देखिएगा। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना खुद का अर्थ खो देती है तो उसे कहा जाता है, और मुख्य क्रिया में विशेषता लाती है। और क्या करती है वो? मुख्य क्रिया में ही विशेषता लाती है। विशेषता लाने का काम किसका है? सहायक क्रिया का, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। देखिए, जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खो देती है, अपना खुद का अर्थ खो देती है और मुख्य क्रिया में विशेषता लाती है, वह कहलाती है सहायक क्रिया। अब एक उदाहरण आपको समझाती हूँ छात्रों सहायक क्रिया का। बच्चा सेब खा रहा है। छात्रों बच्चा कौन है? बच्चा हमारा कर्ता है, सेब हमारा कर्म है, खा यहाँ मुख्य क्रिया है, खा यहाँ मुख्य क्रिया है और रहा है यह सहायक क्रिया है। छात्रों इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद के अगले भेद। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल।